नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर से दिल दहलाने वाली खबर सामने सुबह आई और वो खबर ये थी कि डीजी जेल हेमंत लोहिया की निर्मम हत्या कर दी गई। अमित शाह ने इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। थोड़ा सा विस्तार से चलेंगे कि जम्मू कश्मीर में देर रात राज्य के पुलिस महानिदेशक जेल के हेमंत लोहिया की उनके निवास पर गला रेत किए निर्मम हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी संगठन पीएएफ ने इस हमले की जो है जिम्मेदारी ली है और इसी खबर की शुरुआत करेंगे और इसमें जानना चाहेंगे, जुड़ेंगे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में कि जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हैं, इसी मुद्दे पर हम सीधे जुड़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में और पूछेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और उसका एक जीता जागता ये जो है साक्ष्य कह सकते हैं हमें आज सुबह हमारे आंखों के सामने है। क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे पर? और लगातार इसमें भी इस दृश्य को भी हम नकार नहीं सकते क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों में आतंकी गतिविधियों में लगातार टारगेट किलिंग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये एक सीधा उन्होंने एक संदेश भेजने की कोशिश की। क्या ये तो संदेश भेजा भी है कि हम जब चाहे जिसको भी चाहे मार सकते हैं, और ये अमित शाह के नाम का संदेश उन्होंने दिया हुआ है, अमित भाई के नाम का संदेश दिया हुआ है। ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। मतलब अगर जेलर कक्षा का जो अफसर है, अधिकारी है, अगर वो इस तरह से मारा जा सकता है और उसी के घर में नौकर के रूप में वो आके मतलब वहां कोई क्या ड्यू डिलिजेंस नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल मन में ये उठ रहा है कि जैसी संवेदनशील जगह पे, जहां पे आपको पता है कि दुश्मन किसी भी रूप में आप पर हमला कर सकता है, किसी भी रूप में आपके अंदर घुस सकता है, आपके जो भी संरचना है उसको पेनिट्रेट कर सकता है, अगर ये आपको पता है, क्योंकि इतना संवेदनशील इलाका इस देश का वो है जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली, और वहां से अगर ये हेमंत कुमार लोहिया साहब का नौकर बन के आता है और फिर उनको इस तरह से बेरहमी से मार देता है, ये अपने आप में बहुत एक तो दिल दहलाने वाली बात है। और थोड़ा जो है मन में ये एक सवाल और थोड़ा डर पैदा होता है कि इस तरह से कैसे कोई, मतलब क्या अपने वहां काम पे रखने से पहले उसका कोई बैकग्राउंड, जिसको अंग्रेजी में ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, वो नहीं किया गया? क्या नहीं किया होगा तभी तो ये हुआ होगा। तो एक चुनौती देने की कोशिश इन लोगों ने जो है, आतंकी है, उन्होंने की है हम लोगों को, पर हमको इतना स्पष्ट ये लग भी रहा है कि इसका जवाब भी बहुत अच्छी तरह से दिया जाएगा। हालांकि ये एक लाइफ का लॉस है जिसको कभी पूरा कर नहीं सकते। ये हमारे जो अफसर साहब थे, उनकी जो उनको लाइफ लॉस हुई है, तो वो उसकी पूर्ति कभी की नहीं जा सकती। लेकिन मन में बहुत सारे सवाल इस घटना को लेकर फिर पैदा होते हैं। आम लोगों को देखिए क्या संदेश जाएगा इसको लेकर। हम कोशिश हमारी सरकार की लगातार ये है कि ये एक दृश्य प्रस्थापित करें आदेश की जनता में कि भाई जम्मू कश्मीर जो है अब आतंक से मुक्त है। वहाँ चीजें जो है वो सामान्यतः जैसे रूटीन में होती है वैसे हो रही है। टूरिज्म को वहाँ बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की जा रही है और लोग जा भी रहे हैं वहाँ पे। और ऐसी स्थिति में अगर आपके एक बड़े अफसर का इस तरह से इनका अगर उनकी हत्या कर दी जाए, तो फिर वो जो पूरी कोशिश है सरकार की, वह उसके प्रति लोगों के मन में फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सही में सब कुछ ठीक है, क्या सेफ है जगह। हालांकि कहते हैं कि ये तो दुनिया का स्वर्ग है, स्वर्ग के समान उसको बताया गया है। फिर मन में ये सवाल अगर उठ जाए तो वो जो छवि प्रस्तावित करने की कोशिश हो रही है उसको धक्का शोभित भाई जरूर लगता है। और ये बता रहे हैं कि ये जो आए थे, ये जो पूरा वाकया हमारे सामने है, जो मैं अभी इसको देख रहा था कि कैसे उनके घर पे वो आया था, कैसे वो रुका, मतलब एक नौकर बन के आया और कांच की बोतल से जो है वो उनका, मतलब केचप की एक बोतल थी, उस बोतल से उनका गला जो है वो मतलब काट डाला पूरा, और साथ में पेट और बाजू जो है उस पर भी कई वार किए उसने। और फिर वहीं पे हत्या स्थल पर ही केरोसिन छिड़क कर जो है उनको जलाने की कोशिश भी वहां पे की गई है। और ये बताया जाता है कि उसका जो नौकर रहा था यासिर अहमद, ये इस वारदात का मुख्य आरोपी है, ऐसा जो एडीजीपी है जम्मू के मुकेश सिंह, उनका कहना है। और
ये जो है वो आरोपी राम बन का रहने वाला है, ये भी बताया जा रहा है। ठीक है, और करीब 6 महीने से उनके घर में काम कर रहा था और प्राथमिक जांच जो हो रही है उसमें ये पता चल रहा है कि स्वभाव और अपने व्यवहार से वो काफी आक्रामक व्यक्ति था और अवसाद में भी था। तो अब ऐसे व्यक्ति को रखने की काम पे क्या जरूरत आन पड़ी? क्या किसी की रिकमेंडेशन थी? क्या किसी ने कहा था कि भाई ये बहुत गरीब आदमी है यार, इसको जरा आप जरा रख लोगे तो उसकी भी जो है जीवन में कुछ ठीक हो जाएगा? क्या ऐसी इस तरह से इसको रखा गया था? दया भाव से रखा था? ये कैसे हो रहा वो पूरा मामला? और जो अगर किसी ने रिकमेंडेशन की थी, मुझे लगता है किसी की रिकमेंडेशन होनी चाहिए इसमें। तो वो सज्जन जिसने भी की होगी रिकमेंडेशन, वो क्या इसको जानते थे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये इससे तार किससे जुड़े हुए हैं? तो ये बहुत अलग लेवल का एक जो है तो इन्वेस्टिगेशन होगा शोभित जी। और इसमें क्योंकि ये बड़ी गंभीर बात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर हमारे अफसरों के घर में अगर ये इस तरह से घुस सकते हैं तो फिर देखिए, मतलब फिर तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी या किसी भी क्रूर घटना को, वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो ये सब जो एंगल है उन पर मेरे ख्याल से पूरी एक जांच होगी और जो भी मेरे ख्याल से बहुत फास्ट ट्रैक जांच होगी है और उसका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन बड़ी अफसोसजनक बात है, बड़ी बड़ी दुखद घटना हुई है ये, और इससे हमको एक और सीख मिलती है कि और कितना सतर्क होना है इस पूरे इलाके में, इस पूरे प्रदेश में कितनी और सतर्कता की जरूरत है, उस पर भी ये जो घटना हुई है ये इशारा करती है शोभित जी। जी बिल्कुल, अपने आप में ये दिल दहलाने वाली घटना है। और लगातार दूसरी चीज से कह सकते हैं कि ये पूरा जो दृश्य है, मतलब कि एक डीजी का पद अपने आप में बहुत सर्वोच्च पद होता है पुलिस विभाग का, और उसमें किस तरीके से आतंकवादी घटना का भी जिक्र इसमें करना इसलिए जरूरी। हालांकि पुलिस ने अभी इस पे कोई भी स्पष्ट बयान जो है अभी तक नहीं सार्वजनिक किया है, लेकिन आतंकवादी घटना पीएएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि ये हत्या का जिम्मेदारी हम लेते हैं और हमारे माध्यम से ही जो है इस घटना को किया गया है। सवाल ये उठता है कि एक कोई भी अगर डीजी पद के लेवल में कोई भी कर्मचारी उनके घर में आवास में काम कर रहे हैं तो किस तरीके से आतंकी जो पहुंच है उन तक पहुंच जाती है। और ये घटना अपने आप में इस वजह बड़ी हो जाती है क्योंकि कोई भी कर्मचारी है उसका एक विश्वास जागृत हो जाता है अपने मुखिया के प्रति में या मुखिया का अपने कर्मचारी के प्रति में, और उसके बाद में इस तरह की जो घटना को, निर्मम घटना को अंजाम दिया जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। सवाल अगर हम करेंगे आतंकवादी घटनाओं की पिछले दिनों की कुछ बातों में, क्योंकि लगातार अभी 4 दिन पहले पुलवामा में एक घटना हुई जिसमें एक जवान शहीद हो गया। इससे पहले अगर बिहार के लोगों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उनको चिन्हित करके बिहार में जो प्रवासी मजदूर थे उनको निशाना बनाया गया, तो अपने आप में किस तरीके की ये घटना बढ़ती हुई जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू जिस तरीके से जब केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हो जाता है जम्मू में, तो वहां पर एक सीधा ये मैसेज भी दिया जा रहा है, क्योंकि अमित शाह की भी रैली उसी दौरान जो है जम्मू में देखी जा रही है। तो आप इसको उस यात्रा से भी जोड़ते हुए देख सकते हैं क्या? अब देखिए, ये मैं बिल्कुल कहूंगा कि ये उस यात्रा से ही जुड़ा हुआ मामला है, पर ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये जब अपने दोस्त वहां गए थे, जिनके वहां वो अपनी पत्नी के साथ खाना खाने के लिए गए, संजीव खजूरिया नाम है उनका, ठीक है जी, और वो इनका घरेलू नौकर था, मतलब तो ये फिर ये कहाँ इस चीज के तार, मतलब इतना कुछ बड़ा कॉन्स्पिरेसी लग रहा है हमको। देखिए, अमित शाह की जो आज यात्रा है, उस यात्रा जो थी वैष्णो देवी वाली, उसको लेकर इस घटना को बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। पर मतलब ये कॉन्स्पिरेसी लेवल जो है इसका बहुत बड़ा दिख रहा है हमको। मतलब ये इसके लिए इसके पीछे क्या क्या प्लानिंग हो सकते हैं और किस तरह से अब ये खजूरिया जो है, संजीव खजूरिया, वो भी अब कैसे, इसमें इनका क्या रोल है ये भी समझना पड़ेगा कि ये कैसे क्या कई तार जुड़े हैं क्या, या फिर वो निर्दोष है और उनका इस्तेमाल किया गया, उनको पता ही नहीं चला। पर ये घटना बहुत बड़ी है, मतलब आप जैसे कह रहे थे, इस स्तर का अफसर और इस तरह से मतलब उसको मार दिया जाए, और जब आपका गृह मंत्री जो है वहां दौरे पे हो, तो वो अपने आप में एक बड़ी एक चौंकाने वाली घटना है। और मैसेज जो टीआरएस कह रहे हैं, आपको उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है, कह रहे हैं कि ये हमारा संदेश है कि हम कहीं भी जाके किसी को भी मार सकते हैं। ये इस तरह से ये जो बात है, ये अपने आप में एक ऐसा बयान है कि मतलब वो जैसे इस देश के न कानून न अपनी सुरक्षा की क्षमता किसी चीज को मान नहीं रहे हैं और अपने आप में चुनौती दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है, जैसे मैं कह चुका हूं,
इसका बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा। तो बीच ये बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जाएगा इसको, ये बहुत बड़ा उनको जो है जवाब मिलने वाला है इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी मैसूर पहुंच चुकी हैं और 6 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल होंगी। क्या कुछ अपडेट है, इसी खबर पर जुड़ेंगे हमारे साथी सहयोगी तुषार से, और तुषार से जानेंगे कि सोनिया गांधी का भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ना किस तरीके से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल शोभित जी, आपको बता दूं कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक के मैसूर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं और ये खबर 2 दिन पहले भी सामने आई थी कि कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। और बता दें कि सोनिया गांधी 6 अक्टूबर के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। ये जानकारी जयराम रमेश की तरफ से दी गई थी। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैसूर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सुतुर मठ का दौरा किया था। बता दें कि यात्रा तकरीबन 600 किलोमीटर की पूरी हो चुकी है और कर्नाटक में है अभी फिलहाल वो। और इस जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं, इस यात्रा के दौरान उन्होंने तमाम तरीके के बीजेपी पर निशाने भी साधे और साथ ही आपको बता दें कर्नाटक सरकार को भी भ्रष्ट का उन्होंने करार दिया है। और सीधे तौर पर 2 दिन पहले आई थिंक एक दिन वीडियो सामने आई थी जिसमें वो बारिश के दौरान भाषण देते हुए भी वो नजर आए थे, जिससे बीजेपी पर साथ ही वो हमला उसमें करते हुए भी नजर आए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार। तो निश्चित ही तौर पर ये यात्रा जो है ऐतिहासिक बनती जा रही है। कांग्रेस के लिए ये ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि जिस तरीके से इसमें लोगों का जन समर्थन मिल रहा है तो वो अपने आप में एक अलग दृश्य बनता जा रहा है। हालांकि अंदर खाने जो है कांग्रेस में फूट की भी जो खबरें हैं वो इस समय चरम पर चल रही हैं। तो कांग्रेस इस समय 2 पहलुओं पर काम कर रही है। पहली तो भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी अंतरकलह को वो कम करने की कोशिश कर रही है। इसी खबर पर जुड़ेंगे अपने नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के साथ में और उनसे जानेंगे कि राहुल गांधी की जो छवि इस यात्रा से पहले थी और इस यात्रा के बाद में उनकी जो छवि निकल कर आ रही है वो बिल्कुल अलग है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से बारिश में, मतलब बारिश अच्छे खासी हो रही है और उसमें वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अलग दृश्य बन जाता है। और राहुल गांधी की जो छवि या कह सकते हैं जनता के मन में बन रही है जहां जहां से वो यात्रा लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? वो राहुल गांधी अलग थे या ये राहुल गांधी जो है ये अलग है? नहीं, वो राहुल गांधी को खुद को मेरे ख्याल से शायद पता नहीं। मैं माफ करना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ मैं। ये जो है ना, ये रूप इनका भी हमने पहले भी देखा है, ठीक है। जब वो अपने आप को चुनावी मोड़ में या तो पॉलिटिकल अपने अवतार में जब वो देखते हैं तो फिर वो बहुत घूमते हैं, लोगों को मिलते हैं, सभाएं करते हैं, रैली करते हैं, पदयात्राएं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, धर्मस्थलों में जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। फिर अचानक से वो उनका ऑफ बटन आ जाता है, कहीं ऑफ का बटन है वहां, वो दब जाता है, ठीक है। फिर वो कहीं घूमने चले जाते हैं, फिर वो थाईलैंड चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, ठीक है। अब वो जो है ना, वो राहुल गांधी है सही या ये राहुल गांधी सही है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब उनको शायद खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये देखिए कि आप देख रहे हैं बारिश चल रही है, जो हम दृश्य दिखा रहे हैं, ठीक है, वो बारिश गिर रही है और वो खुद भाषण दे रहे हैं और लोग भी सुन रहे हैं उस चीज को। इसका मतलब तो ये निकलता है ना कि लोग आपको देखना भी चाहते हैं, लोग आपको सुनना भी चाहते हैं, लेकिन भाई आप इसको कंटिन्यू तो कीजिए। इसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आप जो है 24 घंटे की राजनीति में जब तक नहीं उतरेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। ये वास्तविकता है। और इनको मुझे ये समझ में नहीं आता है, किसी राजनेता को अगर इस तरह का चस्का लग जाए फिर वो छोड़ता नहीं, पता है आपको। आमतौर पे ये देखा जाता है कि कोई भी राजनेता जिसको अगर ये चस्का लग जाए कि उनकी सभा में लोग आ रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तो वो मौका पैदा करता है कि कैसे और किया जाए। आप देखिए नरेंद्र भाई हमारे जो है, नरेंद्र भाई कोई मौका छोड़ते हैं क्या लोगों के बीच में जाने का, संवाद साधने का, चाहे फिर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से करें या लोगों मतलब जनसभा में जाके करें, लेकिन वो लगातार लोगों से रूबरू होते रहते हैं। इनका ये नहीं है, इनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है। अब सोनिया जी वहां पे गई है, सोनिया जी भी अगर अपने बेटे को शायद कभी एक बार ये सिखा दे, क्योंकि देखिए एक बात तो अब तय हो चुकी है कि लगभग तय है कि कांग्रेस में भले ही गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होगा, लेकिन चलेगी तो कांग्रेस वैसे ही जैसे गांधी परिवार चाहता है। ये बात तो अब तय है ना, मतलब कि वो अपनी ग्रीप तो छोड़ना नहीं चाहते। तो जब आप पार्टी से अपनी ग्रीप छोड़ना नहीं चाहते हैं, अच्छी बात है, चलिए आपके बारे में कहा जाता है कि भाई आपके परिवार ने बहुत बलिदान दी है, चलिए ये बात भी सही है, अच्छी बात है।
और बात सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ना गलत बात है। लेकिन फिर आप क्या उन बलिदानों पर ही जो है अपनी राजनीति चलाएंगे? वो जो 2 लोग आपके घर से शहीद हुए, मारे गए आतंकी घटना में, और उसी का आप कब तक इंटरेस्ट खाते रहेंगे? आपका अपना कर्तव्य तो क्या है? आप ऐसा क्या कर रहे हैं ताकि फिर आप जो है कांग्रेस को खड़ी भी कर पाए और देश में उसको एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी फिर से स्थापित कर पाए? ऐसा कुछ भी कर रहे हैं क्या आप? ये सवाल जो है, अब देखिए, ये दृश्य तो अच्छा लगता है ना, और ये दृश्य आपको कई बार देखने को मिलता है, ऐसा नहीं, पहले भी देखने को मिला था, आगे भी शायद देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी नहीं रख पाएंगे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये देखने के लिए अच्छा रहेगा, कभी कभार खुद भी देख के खुश हुआ करेंगे कि वाह, हम बारिश में सभा में भाषण दे रहे थे, देख के लोग वहां से हिल नहीं रहे थे। अच्छा, ये कोई पेड क्राउड तो है नहीं, इनके पास इनका पेड क्राउड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पैसा देके लोग लाए, ऐसा नहीं होता यहाँ पे, इनके पास वो है नहीं। लेकिन ये लोग जो है स्वयंभू होते हैं जनरल इनकी सभा में। तो ये दृश्य जो है, इसको और विस्तार से, मतलब देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, और ठीक से अगर उस तरह की राजनीति करेंगे तो, क्योंकि देश को एक अच्छे, बहुत मजबूत विपक्ष की जरूरत है, जो आज की तारीख में कोई नहीं है। ये भी सच बात है, ठीक है। तो उस भूमिका में उनको अब ये यात्रा कर रहे हैं, अच्छी बात है। जब तक वो 5 महीने में खत्म करेंगे, तब तक अगर उनका खुद का अगर कोई अंदर से जो है पुनः अवतार हो जाता है, रीइंकार्नेशन बाय विद इन एक्चुअली, तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, देश के लिए भी होगी, कांग्रेस के लिए भी होगी। शोभित जी, इस यात्रा का पड़ाव जैसे जैसे आगे आ रहा है, वैसे वैसे हमें नए नए दृश्य मिल रहा है, जैसे जिसका आपने जिक्र किया कि राजनीति में दृश्य बहुत अमूमन है, लेकिन इनका जब महत्व तब बढ़ जाता है जब ये अमुक व्यक्ति के द्वारा, मतलब जो उस यात्रा या उस कार्यक्रम को लीड कर रहा है, उसका झुकाव उस दृश्य की तरफ हो। तो ये दृश्य हम देखते हैं कि वो साथ साथ में चलते हैं, बच्चों से भी कुछ संवाद कर लेते हैं, बच्चों को गोद में उठा लेते हैं, बच्चों को कंधे पे भी उठा लेते हैं, बूढ़े बुजुर्गों की झप्पी भी लेते हुए नजर आ रहा है, बूढ़े बुजुर्ग जो है उनको आशीर्वाद भी देते हुए आ रहा है। तो निश्चित ही तौर पर कह सकते हैं कि जैसा आपने कहा कि ये कंटिन्यू हो तो अच्छा लगता है। तो एक बड़ा समय है, 5 महीने का एक समय है, वो काफी लंबा समय है। अगर राहुल गांधी इस यात्रा से लगातार जुड़े रहते हैं तो हो सकता है कि उनके विचारों में, उनके स्वभाव में और जनता के प्रति जिस तरीके से लगाव अभी वो दिखा रहे, तो निश्चित ही तौर पर वो बदलाव देखने को मिले, अगर वो चाहते हैं कि लंबी राजनीति यहां पर देश में वो करना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि सोनिया गांधी भी जो है 6 अक्टूबर को शामिल होंगी, तो उनके शामिल होने के बाद में अटकलें, हालांकि उनका ये था कि वो बहुत पहले शुरुआत में जुड़ जाएंगी, लेकिन 6 अक्टूबर तक जो जिस तरीके से कांग्रेस में घटनाक्रम जो हम लोगों ने कुछ दिनों पहले देखने को मिला, उसके बाद में उनका जो जुड़ना है वो 6 अक्टूबर को माना जा रहा है। तो सोनिया गांधी का इस यात्रा से जुड़ने का क्या महत्व हो सकता है और किस तरीके से वो कितने दिनों तक इस यात्रा में जुड़ी रहेंगी, ये भी अपने आप में सवाल बन जाता है। और इसके बाद कई कद्दावर नेता, प्रियंका गांधी का भी नाम आ रहा है इसमें। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की यात्रा या सच में जान फूंकने का काम करेगी लोगों के दिलों में, क्योंकि जिस तरीके से अभी वो बढ़ रही है, कर्नाटक में घुसी और कर्नाटक की राजनीतिक हाल के लिए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जबरदस्त उस पर तीखा हमला बोला था। तो उनकी यात्रा क्या वास्तव में जिस तरीके से उन्हें अभी तक डे 1 से हम बात करते आ रहे हैं, जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस का ये एक नया मुकाम बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, जिस पहले शुरुआत में जो आपने अभी कहा, मैं उस पर पहले आना चाहूंगा। मामला ये है कि यहां तो आप देख रहे हैं, गन्ना भी खा रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं, बूढ़ों को गले मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जब वो यहां दिल्ली वापस आ जाते हैं, क्या उनको इतनी ही सहजता और सरलता से किसी का मिलना संभव है? तो जवाब है नहीं है, वो संभव नहीं है। जब वो दिल्ली में होते हैं तो आम आदमी की तो छोड़िए भाई साहब, आप पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी को पूछ लीजिए, कभी आप जो है ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए कि आपको अगर राहुल गांधी से सीधा संपर्क करो तो आप कितने समय में कर पाओगे। मैटर चाहे कितनी अर्जेंट क्यों न हो, पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा क्यों न हो, तो आपको अगर राहुल गांधी तक पहुंचना है तो कितना समय लगता है, पूछिए उनको, तो पता चलेगा आपको कि बहुत समय लग जाता है। जब वो यहाँ होते हैं, वो इतने सरलता से, सहजता से वो उपलब्ध नहीं होते हैं जितना आप अभी इस यात्रा में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सहजता, सरलता और अवेलेबिलिटी अगर वो दिल्ली में आकर भी रखेंगे, तब जाके पार्टी के भला हो पाएगा उनका। ये जो अभी दिख रहा है यहाँ पे, वो उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा।
अपने दिन ब दिन के अपने अपने प्रतिदिन की जो जीवन जीने की शैली है उनकी, उसमें इस चीज को इंक्लूड करना पड़ेगा, इन्फ्यूज करना पड़ेगा, तब जाके फिर जो है वो पार्टी को खड़ा कर पाएंगे। अगर ये 5 महीने की यात्रा करके फिर दिल्ली आके फिर जो है वो बिल्कुल एक कहीं अपने आप को उन्होंने बंद कर दिया और अलूफ कर दिया अपनी पार्टी के लोगों से और दूसरे लोगों से, तो फिर इस यात्रा का कोई मतलब निकलता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि सोनिया गांधी जी 6 तारीख से जुड़ेगी, अच्छी बात है। वो कितना जुड़ पाएंगी वो बहुत बड़ा प्रश्न है। उनकी तबीयत, सब लोग जो है उनके आसपास के जो हमारे दोस्त लोग जो सूत्र है वो कहते हैं कि तबीयत उनकी इतनी अच्छी रहती नहीं है, तो वो अब कितना चल पाएंगी या कितना वो एक सिंबॉलिक उनका एक जेस्चर रहेगा कि वो भी अपने बेटे की यात्रा में उनका साथ देने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए गई है। बस ये एक सिंबॉलिक जेस्चर रहेगा। मैं नहीं मानता उससे ज्यादा अब जो है वो उनकी कोई यात्रा में जुड़ने का कोई औचित्य या कोई जरूरत भी बनती हो। और दूसरा मैं आपको बताऊं, अब जो है ना, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी का सिर्फ कांग्रेस के अंदर छोड़ दें, कांग्रेस के लिए तो कोई कोई चारा नहीं है, लेकिन जन सामान्य में मैं नहीं मानता कि अब सोनिया जी का इतना कोई प्रभाव रहा है। वो उतनी अब लोगों के दिलों में जगह हो उनके लिए, या उतना मान सम्मान, या एक जैसे कहते हैं ना एक लीडर की तरह लोग उसको देख रहे हो उनको, ऐसा मुझे कहीं लगता नहीं है कि ऐसी कोई स्थिति अब ज्यादा बची हुई है। हाँ, राहुल गांधी अभी भी कोशिश करे तो वहां पहुंच सकते हैं। प्रियंका गांधी अगर कोशिश करे तो उस स्थान तक पहुंच सकती है जहां पे वो उनको एज ए लीडर देखा जाए। सोनिया जी के बारे में मुझे लगता है कि अब वो उनका दौर जो है वो बिल्कुल अब खत्म ही हो चुका है, तो उतना कुछ ज्यादा महत्व मुझे नहीं लगता है कि उनके जुड़ने से कुछ होगा एक कांग्रेसियों के लिए, क्योंकि कांग्रेसियों जो कांग्रेसी जन है, जितने भी कांग्रेसी हैं देश के, उनके लिए आज भी वो जो है वो श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, तो उनके लिए अच्छा होगा। बाकी देश की जनता को लेकर अगर बात करें तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित ही तौर पर राहुल गांधी की जो यात्रा है वो चल रही है और उस पर नए नए दृश्य भी हमारे सामने आ रहे हैं। वो दृश्य अपने आप में खास हैं, हमारे लिए भी खास है, लोगों के लिए भी खास है और कांग्रेस के लिए बहुत खास है। हम इस यात्रा से जुड़े हुए पहलुओं पर और भी आगे प्रकाश डालते रहेंगे। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल दौरा होना है और इस बार वो कुल्लू में मनाएंगे दशहरा। ये अपने आप में खास है और इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है जानेंगे अपनी साथी सहयोगी मानसी से। मानसी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी हाँ शोभित जी, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 5 अक्टूबर को दशहरा के दिन हिमाचल दौरे पर रहेंगे और ये दशहरा इस बार इसलिए खास भी माना जा रहा है हिमाचल का क्योंकि 370 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कोई प्रधानमंत्री जो है दशहरा के पर्व में शामिल होंगे। इसके साथ ही वो एक एम्स का भी शिलान्यास करेंगे और उसके साथ वो 14 अक्टूबर को भी आएंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी मंडी में एक युवा रैली को संबोधित करने आ रहे थे, लेकिन खराब मौसम के चलते वो 24 सितंबर को नहीं जा पाए थे, इसलिए उन्होंने वर्चुअली रैली को संबोधित किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए मानसी। तो निश्चित ही तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का ये हिमाचल दौरा जो है वो अपने आप में बहुत खास हो जाता है और इस दौरान वो उम्मीद है कि वो लोगों को कई सौगातें भी देंगे। इसी खबर पर सीधे जुड़ेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी जय शर्मा जी से। जय शर्मा जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से हिमाचल दौरा हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, हालांकि ये दौरा काफ़ी पहले होना था लेकिन वो बारिश के कारण स्थगित हुआ। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने लोगों की रैली को संबोधित किया था और ऐसे में अब दशहरे के कार्यक्रम में उनकी जुड़ने की बात कही जा रही है। इतिहास में भी पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री वहाँ पर दशहरे में शामिल होगा, तो किस तरीके से ये दौरा अपने आप में खास हो जाता है हिमाचल चुनाव को लेकर? शोभित, सबसे पहले बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से अभी मानसी ने भी बताया कि एक दौरा उनका बारी हवामान खराब होने के कारण वहां पे नहीं पहुंच पाए थे, पर अभी जा रहे हैं। तो और हर बार सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा शोभित के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कहीं पे भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात, कुछ ना कुछ योजनाएं, कुछ ना कुछ शीर्ष वहाँ रख के आते हैं, शिलान्यास रख के आते हैं। और फिर जब उनका दौरा हमेशा दो तरफी होता है, एक तो सबसे पहले वहाँ पे ईंट रखी जाएगी और साथ में फिर उसके बाद शिलान्यास किया जाएगा। और चुनाव की बात करें तो चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी अभी ये सिर्फ हिमाचल ही नहीं, अब बहुत सारे जगह के दौरे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप कांग्रेस सब जगह अपना प्रचार प्रसार कर रही है, उसी तरीके से अब बीजेपी भी ने तंज कस लिया है। और पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हिमाचल जा रहे थे उसमें वो बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करने वाले। ये
शोभित, बहुत सारी एम्स जब पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका उद्घाटन किया हुआ है, उसमें से अब एक ये और शामिल होगी, ये हिमाचल में भी बता दें कि वहाँ पे लोगों को इससे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी। और वहीं प्रधानमंत्री एक विशाल रैली का भी संबोधन करने वाले हैं और ये बुधवार को इन दोनों कार्यक्रमों के बाद वो हिमाचल प्रदेश में इस साल दशहरा भी मनाने वाले हैं। कुल्लू का ये दशहरा विजयादशमी के दिन शुरू होता है और ये कार्यक्रम दोपहर को 3 बजे से शुरू होने वाला है। और प्रधानमंत्री जब बुधवार को हिमाचल प्रदेश में रहेंगे तो पीएम मोदी का इस बार दशहरा वहीं मनाने वाले हैं। तो साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सुगबुगाहट भी तेज हो रही है शोभित। और ऐसे में हिमाचल दौरे के दौरान पीएम मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। एम्स का उद्घाटन तो है, उसके अलावा भी बहुत सारी सौगातें दे सकते हैं और वो दशहरा की जो रथ यात्रा वहाँ पे निकलती है उसमें भी शामिल होने वाले हैं। और जयराम ठाकुर ने भी खुद ये सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। पीएम मोदी का ये बिलासपुर दौरा, एम्स का उद्घाटन और प्रधानमंत्री एक विशाल रैली, ये तीनों कार्यक्रम है। इसके अलावा अलग अलग बहुत सारे वहाँ पे परियोजनाएं होगी, योजनाओं के वहाँ पे मीटिंग भी करेंगे। कह नहीं सकते वो क्या करते हैं क्योंकि अभी तो ये 3 चीज़ का कार्यक्रम है, पर वहाँ पे कुछ ना कुछ तो सियासती और वहाँ पे कुछ ना कुछ मीटिंग तो होगी ही। और बुधवार को ये पूरा दौरा होगा और ये कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में ही इस साल दशहरा मनाने वाला है। तो विजयादशमी के दिन भी शुरू होता है और दशहरा ये जो बनाने वाला है उसमें भी वो मौजूद रहेंगे। और ये सब के ज़रिए सीएम जयराम ठाकुर ने भी सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की है। एक और ये भी है कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही सीएम ने व्यवस्था के संबंधित अधिकारियों को भी यात्रा यादगार बनाने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री एम्स के अलावा बिलासपुर के बंदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही में वो नालागढ़ में एक चिकित्सा उपकरण पार्क का और वहाँ के ही पिंजौर से नालागढ़ तक 4 लेन की परियोजनाओं की आधारशिला भी पीएम नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं, इसी दौरान रखेंगे। यानी देखिए कि एक ईंट रख के आए, फिर उसकी इमारत खड़ी हुई, फिर उसका उद्घाटन किया और उद्घाटन के दौरान भी वहाँ पे एक ईंट रख के आएंगे, शिलान्यास करके आएंगे, फिर वापस से उद्घाटन होगा। और ये मैंने पहले ही बताया शोभित, तो अनेक परियोजनाएं मिलेगी और ये पूरा माहौल है वो उसमें कुछ भी ऐसा ना बने, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है कि इस दौरान लोगों को किसी प्रकार की असुविधा भी ना हो। और ये जिस तरीके से बुधवार से ये स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले ही जयराम ठाकुर ने तो समीक्षा बैठक की ही, साथ में जेपी नड्डा भी रविवार को ही थे। जयराम ठाकुर से अधिकारियों से भी उन्होंने बिलासपुर शहर की ओर से जाने वाले सड़कों का उचित रख रखाव सुनिश्चित भी किया। साथ में बिलासपुर और उसके आसपास बसों और अन्य वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी देख रहे थे। और पूरा एक जिस तरीके से जेपी नड्डा वहाँ पे पहुँचे और अभी शोभित इसके रिगार्डिंग्स जयराम ठाकुर क्या कर रहे हैं वो पहले एक बार सुन लेते हैं। हमारे लिए बहुत खुशी का ये क्षण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को पहले बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं और उसके साथ में 3 प्रोजेक्ट और भी है जिनका इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन होना है। वहाँ से फिर कुल्लू दशहरा जो हमारा एक ऐतिहासिक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मेला होता है, इस दशहरे के बीच में आकर के ये पहली बार होगा हिमाचल के इतिहास में कि देश के कोई प्रधानमंत्री रथ यात्रा को देखने के लिए और रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए कुल्लू के यहाँ ढालपुर के मैदान पे। और साथ में शोभित जिस तरीके से वो आ रहे हैं तो सेफ्टी सिक्योरिटी और उनका काफिला है, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पर्वतों के बीच में और चोटियों के बीच में है, तो कहीं पे भी कोई यानी उनकी बाधा ना नड़े, इसके लिए काफिले के लिए रोड रास्ते से लेके सब जगह पे खास करके जेपी नड्डा भी वहाँ पे पहुँचे, तब उन्होंने खास रुख किया था। पार्किंग की व्यवस्था से लेके
बिलासपुर दौरे के जेपी नड्डा ने रविवार को हिमाचल का पूरा दौरा किया और उनके पूरे रूट का दौरा किया और साथ साथ में प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि सभी राज्यों और जिला स्तर पर बीजेपी का अपना मुख्यालय हो। उसके लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो वहां पे किया है और मोदी के दौरे को लेकर उन्होंने ये भी बताया कि पूरी तैयारियों को उन्होंने पूरी समीक्षा की जेपी नड्डा ने खुद ने, और सोमवार को भी उन्होंने लुढ़ू मैदान में तैयारियों का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सब मंत्री अनुराग ठाकुर भी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी वहां पे रहे। मैदान में पहुंचकर उन्होंने खुद निरीक्षण किया। इस दौरान नड्डा ने निर्देश भी दिए कि मैदान में जो जगह खाली है वहां पर भी टेंट लगाया जाए ताकि लोगों को धूप या बारिश में बैठने के कोई परेशानी ना हो, क्योंकि शोभित वहां पे वेदर ऐसा है कि कभी भी धूप भी निकल आती है, कभी भी बारिश हो जाती है। और लास्ट टाइम भी ऐसा ही था, पीएम मोदी जाने वाले थे और पूरा माहौल बारिशनुमा हो गया तो वहां नहीं जा पाए, फिर वो वर्चुअली जुड़े थे, तभी उन्होंने एक क्षमा मांगी थी। और आगे जिस तरीके से नड्डा ने भी पूरी समीक्षा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे घर आ रहे हैं ऐसा भी उन्होंने कहा। सुरक्षा व्यवस्था में 2000 पुलिस जवान और होमगार्ड भी तैनात रहेंगे। रथ मैदान में सुरक्षा व्यवस्था इस बार पहले से बहुत अधिक कड़ी होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, अलग अलग थीम पर होंगे और एसपीजी के प्रोटोकॉल के जरिए लोगों को प्रवेश मिलेगा। सभी के गेट पर चेकिंग भी होगी जो आमतौर पर होती रहती है, पर इस बार कुछ ज़्यादा होगी। पीएमओ के मुताबिक बिलासपुर एम्स का निर्माण 1470 करोड़ का है। शोभित पूरी अभी थोड़ी सी एम्स की बात कर लेते हैं तो 1470 करोड़ के रुपए की लागत से ये एम्स बनेगा, इसमें बना है और उसका जो उद्घाटन होना, इसमें 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग भी है और 18 आधुनिक शल्य चिकित्सक कक्ष है, 750 बिस्तर जिनमें करीबन 60 से अधिक आईसीयू वाले बिस्तर भी होंगे। यह अस्पताल 240 या 245 एकड़ में फैला है और इसमें 24 घंटे इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और प्रधानमंत्री ने जिन जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उसके पिंजौर से नालागढ़ के बीच 31 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाया जा रहा है, उसको वो भी शामिल है और वो 4 लेन भी होगा। और साथ साथ में प्रधानमंत्री नालागढ़ में चिकित्सा पार्क का भी शिलान्यास करेंगे। इसका निर्माण भी करीबन 350 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। और जिस तरीके से शोभित 5 तारीख अहम रहेगी हिमाचल के लिए, जयराम ठाकुर ने भी बताया, तो वहाँ के हिमाचल वासियों को और बिलासपुर वासियों को भी सबसे पहले उनका रहा है स्वास्थ्य सुरक्षा, और तो उसके लिए ही स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा, तो अभी तीनों के ऊपर काम हो रहा है। बहुत सारे जिस तरीके से रिपोर्ट मिले थे, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल बन रही है। और हिमाचल वासियों को जो बहुत दूर जाना पड़ता था, कहीं पे भी ऐसा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं था, तो उससे भी बहुत सारे काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होगा, हिमाचल वासियों को भी और बिलासपुर वासियों को भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए जय शर्मा जी। तो निश्चित ही तौर पर जिस तरीके से जय शर्मा जी ने बताया कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो अपने आप में बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हिमाचल चुनाव भी आने वाले हैं और लगातार जिस तरीके से चुनावी गतिविधियां अब तेज हो गई हैं हिमाचल में, तो अपने आप में ये दौरा अहम है और लोगों को इस दौरे से कई उम्मीदें भी हैं, क्योंकि कई तरह की सौगातें लोगों को मिल सकती हैं। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। त्योहारी सीजन में महंगाई का तगड़ा झटका लग सकता है लोगों को, क्योंकि सीएनजी और एलपीजी की दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे। प्राकृतिक गैस की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद जो है सीएनजी 8 से 12 रुपए प्रति किलो महंगी हो सकती है, जबकि रसोई गैस सिलेंडर के रेट में 6 रुपए प्रति इकाई का इजाफा किया जा सकता है। विशेषज्ञों का यह भी अनुमान है कि सरकार ने पिछले हफ्ते पुराने गैस क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए भुगतान की जाने वाली दर को मौजूदा $6.1 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से बढ़ाकर $8.57 प्रति इकाई कर दिया। वहीं मुश्किल क्षेत्रों से निकाली जाने वाली गैस की कीमत $9.92 से बढ़ाकर $12.6 प्रति इकाई कर दी गई। इसी दर के आधार पर देश में उत्पादित गैस के लगभग 2/3 हिस्से की बिक्री होती है और प्राकृतिक गैस उर्वरक बनाने के साथ बिजली पैदा करने के लिए एक प्रमुख कच्चा माल भी
जो है वो उपलब्ध किया जाता है। इसे सीएनजी में भी परिवर्तित किया जाता है और पाइप के जरिए इसे रसोई में खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो निश्चित ही तौर पर प्राकृतिक गैस के जो है उस पर दाम बढ़ रहे हैं, तो अमूमन सी बात है कि सीएनजी और जो इसका पीएनजी गैस है वो भी महंगी हो सकती है और इसका असर जो है वो सीधे जनता की जेब में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कई त्योहारी सीजन, इससे पहले भी जो त्योहार आए थे और हमने बात की थी उसमें भी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि सीएनजी और उसके एलपीजी के गैस के दामों में बढ़ोतरी देखी गई थी और इसके बाद में जो परिवर्तन देखने को मिला वो ये था कि लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ा था। हालांकि कुछ मध्यम वर्गीय परिवार का ये कहना था कि जिस तरीके से कोरोना की वजह से लोगों की कमर टूट गई और कोरोना की मार हम झेल रहे हैं, ऐसे में सरकार को ये चाहिए कि वो किसी तरीके से इसमें सामंजस्य स्थापित करे और किसी भी तरीके से इसमें जो है वो लोगों को सहूलियत दिलाने की दिशा में कार्य करे। लेकिन वो होता हुआ फिलहाल नहीं दिखा, क्योंकि केंद्र सरकार का एक अपना तर्क था महंगाई को लेकर। और इसी खबर पर सीधे जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी के साथ में और उनसे ही जानेंगे कि जिस तरीके से फिर एक बार उम्मीद जताई जा रही है कि सीएनजी और पीएनजी के दाम जो है वो बढ़ सकते हैं और इससे कितना असर पड़ेगा। जिगर जी, आपके ही माध्यम से जानना चाहते हैं, क्योंकि तमाम वो दावे वो छोटे साबित हो जाते हैं जहां सरकार कहती है कि महंगाई कम करने के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं उसका व्यापक असर जो है वो बनता हुआ नहीं देखा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। सरकार के दावे फिलहाल तो ऐसा समझे शोभित की त्यौहार नज़दीक में है। नवरात्रि का आज 9वां दिन है, कल दशहरा है और समझ लो कि दशहरा जैसे ख़त्म होता है और दिवाली की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा ही मान लिया जाता है हमारे देश में, क्योंकि 15 दिनों के बाद दिवाली आएगी। अब देखो, त्यौहार का सीज़न है और सीएनजी हो, पीएनजी हो, घरेलू गैस का जो सिलेंडर हो या महंगाई जो है, सब्जी हो, दाल चावल हो, सभी में एक साथ बढ़ोतरी धीरे धीरे आ चुकी है। कोई अंकुश नहीं है भाव के ऊपर। सरकार भले अपने हिसाब से दावा कर ले कि हम कुछ कर सकते हैं या करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यही सरकार है जो सत्ता में बैठी है। एक दिन ऐसा था कि सिर पे गैस सिलेंडर लेके उन्हीं के सत्ता के लोग रास्ते में निकल पड़े थे, सिर के ऊपर गैस सिलेंडर लेके। तो स्मृति ईरानी जी भी निकली हुई थी। मुंबई के जो फुटेज है फिलहाल आज भी वायरल हो रहे हैं। लेकिन और दूसरी एक बात है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार, ये स्लोगन भी इसी सरकार ने दिया था, लेकिन कुछ खास सफलता महंगाई को काबू में आने के लिए हुआ नहीं है। वो तो एक माइनस पॉइंट फिलहाल की मौजूदा सरकार है उसके लिए है ही है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कदम नहीं उठा सकती, सब कुछ उठाना चाहिए। लेकिन वो कैसा है शोभित कि राज्य सरकार इसमें ये टैक्स कम कर ले, राज्य सरकार को ये करना चाहिए, पहले केंद्र सरकार को कम करके देख ले, उसके बाद राज्य सरकार। अपना एक बजट रहता है ना, मेरा घर का बजट अलग है, आपके घर का बजट अलग है, सबकी आमदनी अलग अलग रहती है। छोटा राज्य है तो वो निर्भर भी होता है केंद्र सरकार की ओर से, बहुत बड़ा राज्य है। और देखो, विकसित राज्य जो है हमारे देश के, उसमें समझो कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, गुजरात में तो गुजरात की आमदनी है और महाराष्ट्र में आमदनी है, वो अलग अलग रहती है, उसकी एक बजट जो है वो अलग अलग रहता है। लेकिन आर्थिक राजधानी पूरे देश की महाराष्ट्र में, मुंबई में है, तो उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ कुछ अलग रहता है, गुजरात का कुछ अलग रहता है, दिल्ली का कुछ अलग रहता है, छोटे से राज्य गोवा का कुछ अलग रहता है। लेकिन ये महंगाई का जो एक ठीकरा है वो राज्यों के ऊपर फोड़ के ऐसा बोला जाए कि राज्य सरकार को इसके ऊपर टैक्स कम कर देना चाहिए, 5 रुपया इसका अंदर ये होना चाहिए। भाई, आप जीएसटी में भी कुछ बदलाव ला सकते हो। देखो, अगस्त से लेके, अगस्त का एक रिपोर्ट आया है जीएसटी का, शायद मुझे आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन इतना बड़ी आवक केंद्र सरकार को हुई है, तो कहीं पे कहीं ना कहीं उसको मतलब यूज़ करना चाहिए। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ अर्थशास्त्री का, लेकिन इतना समझ में आता है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो कुछ ना कुछ राहत खास करके त्योहारी सीजन में दे सकता है। अब रही बात महंगाई और उसके रेट की,
तो देखो रेपो रेट भी बढ़ चुका है, हमने वो चर्चा भी की थी, तो उसका ईएमआई भी जो बढ़ेगी वो खास करके जो मिडिल क्लास के लोग हैं, परिवार है, उसके ऊपर वो पूरा असर दिखने को मिलेगा। त्यौहार की सीजन है, लोग पर्सनल लोन लेंगे या घूमने फिरने का कुछ तो करेंगे क्योंकि 2 साल से बाहर निकले नहीं है, तो एक ये झटका आने वाला है। ऊपर से सीएनजी पीएनजी सीएनजी में कन्वर्ट करके जिस परिवार ने, खास करके हम सीएनजी की बात करेंगे तो ये जो हमारा मिडिल क्लास का जो परिवार है उसकी बात जरूर निकलेगी, क्योंकि सीएनजी पे चलने वाली अकेली ऑटो रिक्शा नहीं होती है। मिडिल क्लास के परिवारों का एक सपना होता था कि हम 4 लोग हैं घर में, तो एक छोटी सी कार हमारे बजट में ले आए और उसको सीएनजी करके हम जहाँ चाहे उसमें घूम फिरने के लिए खास करके त्यौहार की सीजन में जाएंगे। लेकिन इस बार मैं समझता हूँ तो ये घूमने फिरने का जो बजट है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो सीएनजी और पीएनजी दोनों के दाम अगर बढ़ दिए हैं और शहरी गैस वितरण कंपनी अपने हिसाब से, मतलब सरकार का उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो मैं समझता हूं कि आम आदमी को बहुत बड़ा झटका ये त्यौहार के सीजन में लग सकता है। जी शोभित, लगा कि आम लोगों को झटका लग सकता है और बिल्कुल ही लगेगा। अगर दाम बढ़ते हैं तो ये झटका स्वाभाविक है लगना। तो अब इससे पहले एक जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी उठता है कि अभी कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो स्वदेशी जागरण मंच से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने देश में गरीबी, बेरोजगारी और असमानता का मुद्दा उठाया था। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जिस तरीके से इस समय देश की स्थिति में जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो पिसता चला जा रहा है, उसके ऊपर कई नैतिक जिम्मेदारियां भी होती हैं जिसका वो निर्वहन पूरी तरीके से जैसे वो पहले करता था वैसे नहीं कर पा रहा है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं उन मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को किस तरीके से वो फायदा पहुंचाए, इस दिशा में भी काम करना चाहिए। तो स्वयं आरएसएस के महासचिव है दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने ये मंच से इस बात को लेकर जो है सरकार से सवाल भी किया था और ये मुद्दा भी उठाया था। तो ऐसे में ये कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि तमाम नीतियों की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस कार्यकाल की अभी हम जिक्र करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब यहां पर केंद्र में आती है तो उसके भी मुद्दे महंगाई से जुड़े हुए थे और निश्चित ही तौर पर जनता त्रस्त थी कहीं ना कहीं उस दौर में कि जिस तरीके से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे। और आज के अगर उस दोनों दृश्यों को अगर हम बैलेंस करके नापने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं बहुत असमानता देखने को मिलती है। आज जो है पेट्रोल कुछ तो शहरों में 100 के पार है, मतलब क्या वो 100 का आंकड़ा ही पार कर चुका है। और उसके बाद में भी अभी कुछ दिन पहले हमने जिक्र किया था कि पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप पुरी, उन्होंने जिक्र किया था कि हालांकि कच्चा तेल जो है वो उसका जो दाम है वो कम हुए हैं, तो पेट्रोल और डीजल के भी दाम में गिरावट होनी चाहिए। लेकिन उनका उस टाइम पे स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि ये जो कोरोना काल में जो इसमें जो कमर तोड़ लोगों की जो इससे पेट्रोल या डीजल से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उनकी कमर टूट गई थी और उसको बैलेंस करने के लिए अभी पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए जा रहे। तो उस बयान को लेकर और जिस तरीके से ये आंकड़ा जो अभी कुछ ही दिन जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि प्राकृतिक गैस जो है बढ़ रही है और इसके दाम भी बढ़ जाएंगे, तो किस तरीके की ये तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पूरी तरीके से महंगाई को कंट्रोल करने पर विफल साबित हो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरएसएस की जो चिंता है शोभित, वो एक आईना दिखा रहा है केंद्र सरकार को, क्योंकि होसबोले साहब ने जो बोला है और जो चिंता जताई कि बेरोजगारी हो या महंगाई हो या जो गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार है, वो मोटा मोटा आंकड़ा उन्होंने तो 20 करोड़ से ज़्यादा है ऐसा बोला हुआ था। अब देखो बेरोजगारी का आंकड़ा भी उन्होंने तो अपने हिसाब से बोला है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन गरीबी रेखा का आंकड़ा उन्होंने मोटा मोटा जो बोला है उनके निवेदन में वो 20 करोड़ के आसपास का है। अब आरएसएस ये चिंता अगर जताता है तो अच्छी बात है, लेकिन केंद्र सरकार को ये आईना भी दिखा रहा है कि ये इसके ऊपर काम करना अभी बाकी है। हालांकि उन्होंने सरकार के जो पिछले वर्षों में काम हुआ है, जैसे जनधन योजना है या जो आवास योजना है या किसान को जो राहत मिल रही है छोटी मोटी, या डिजिटल इंडिया है, उसका उल्लेख किया है उन्होंने कि सरकार अच्छा काम कर रही है कुछ कुछ जगह पे। लेकिन ये महंगाई और बेरोजगारी और गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार है उसके लिए भी कुछ करना अभी बाकी है, ऐसा उन्होंने इशारा तो बोल दिया है। ये आरएसएस का जो एक जिक्र आपने किया उसकी बात है।
दूसरी एक बात मैं बताऊंगा कि आरएसएस ने तो ये आईना दिखा दिया है, लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री और वरिष्ठ मंत्री बोलूंगा, वरिष्ठ दिग्गज नेता बोलूंगा, नितिन गडकरी जी, उन्होंने तो वहां तक बोल दिया कि विश्व की 5वीं महासत्ता बन चुकी है आर्थिक नीति में, तो फिर यह देश गरीब क्यों है? सवाल खड़े किए हैं उन्होंने। तो कौन अमीर बन रहा है, कौन गरीब बन रहा है? मिडिल क्लास और जो एक अमीर और मिडिल क्लास के बीच की जो खाई है ना, वो बहुत गहरी हो चुकी है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं शोभित दर्शक मित्रों को और आपको भी बताना चाहूंगा। हर त्यौहार आता है, दशहरा कल है, दिवाली आएगी, नवरात्रि बीच मतलब आज लास्ट दिन है, शरद पूनम भी आएगी। अलग अलग त्यौहार पे बाजार में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक चांदी रहती है, ऐसा मोटा मोटा बोला जाता है देश में। और हर शहर में अलग अलग गाड़ियां वहां से लोग खरीदने के लिए जाते हैं, शुभ मुहूर्त में लेने के लिए जाते हैं। त्यौहार हो, ईद हो या दिवाली हो या दशहरा हो या नवरात्रि में शुभ मुहूर्त में, ये एक हमारा सांस्कृतिक चलन है कि हम अच्छे दिन पे ये शुरुआत करेंगे, अच्छे दिन पे ये चीज़ खरीदेंगे। तो गाड़ी लेने के लिए आज एक मैं आपको एक आईना दिखाऊंगा, सरकार को आईना अगर हमारी माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं तो मतलब जरूर दिखाऊंगा कि जो मिडिल क्लास के लोग जो गाड़ी लेने के लिए बाजार में जाते थे, शोरूम में जाते थे, शायद वो गायब हो चुके हैं, क्योंकि महंगी गाड़ियाँ और खास करके एसयूवी जो गाड़ियाँ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा रोड पे दिखाई दे रही है। और कल के दिन आप देखना एसयूवी गाड़ियों की जो रोड पे आने की जो एक संख्या होगी ना, वो ज़्यादा होगी। तो मिडिल क्लास जो था अपने बजट में 2.5-3 लाख 5 लाख तक की एक गाड़ी लेता था, 3-4 लाख की, वो एसयूवी गाड़ी नहीं मिलती है, वो सीधी 7 लाख 8 लाख 10 लाख के आसपास रहती है। तो वो उसकी मतलब संख्या है वो ज़्यादा है मार्केट में आने की और घर पे और रोड पे आने की। खरीदार की जो एक इच्छा शक्ति है वो शायद वो बढ़ चुकी है, लेकिन वो 8-10 लाख की गाड़ी हो या 7 लाख की गाड़ी वो शायद मध्यम वर्ग नहीं ले पा रहा जो पहले ले पा रहा था। 2 दिन 2.5 लाख 3 लाख की गाड़ी, तो ये खाई बढ़ चुकी है। आप देखना, ये मैंने एक पॉइंट मारा है, लेकिन आप कल देखना कि ये बात सही होगी। शोभित, निश्चित ही तौर पर आपने जिस तरीके से प्रकाश डाला वो बिल्कुल सही है अपने आप में। एक छोटा सा सवाल मैं और पूछना चाहता हूं, और वो अंतिम सवाल होगा कि महंगाई को रोकने के लिए किस तरीके से नीतियां बदलती जा रही हैं सरकार की, और महंगाई पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। सरकार के वो तमाम आला अधिकारी हैं, सरकार के वो तमाम नेता हैं जो पहले सार्वजनिक मंच से महंगाई का ढिंढोरा पीटते थे और लोगों की भावनाओं को छूने की बात करते थे, आज कहीं महंगाई का कोई भी जो जिक्र है वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पद्धति पर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, इस पर छोटा सा तर्क आपका चाहता हूं मैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सरकार को इसके ऊपर काम करने चाहिए। और सबसे बड़ा और तगड़ा मुद्दा अगर विपक्ष के पास है तो ये महंगाई वाला है। विपक्ष क्यों यूज नहीं कर रहा है वो विपक्ष के नेता जाने, लेकिन शायद विपक्ष भी चुप है, बोलने वाले भी चुप है, और शायद विपक्ष को सीटें ज़्यादा डबल करने में कुछ रुचि नहीं है, वरना ये महंगाई का मुद्दा है। हाँ, बीच बीच में कांग्रेस ने, केजरीवाल ने या कोई और ने, केसीआर ने ये मुद्दा उठाया था, लंबे समय तक क्यों नहीं चल रहा है? तो ये विपक्ष की भी कमजोरी है। विपक्ष अगर ये मुद्दा को लेकर जनता को साथ में लेके सरकार के पास जाएगी, धरना प्रदर्शन करेगी, विपक्ष को आगे बढ़ना चाहिए, तो शायद मैं समझता हूँ कि सरकार के बहरे कानों में ये बात गूंजेगी। और विपक्ष के पास, खास करके कांग्रेस के पास ये मुद्दा है। फिलहाल वो जमीनी स्तर पे उनकी मार्च चल रही है, उनकी मार्च में ये मुद्दा सबसे टॉप पर रहना चाहिए। लेकिन विपक्ष भी कहीं पे भारत जुड़ने की बात कर रहा है, लेकिन महंगाई तोड़ने की बात कब करेगा, उसके ऊपर भी मैं सवाल खड़ा करूंगा। अकेले सरकार का दोष नहीं है। जी शोभित।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए जिगर पांड्या जी। तो जिस तरीके से महंगाई का दंश लोगों को लगता चला जा रहा है और निश्चित ही तौर पर जो है जनता इस दंश से करहा रही है सरकार को, कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकारें हैं, उनको मिलजुल कर जो है वो सोचना चाहिए और निष्कर्ष निकालना चाहिए। जिस तरीके से जो है उम्मीद लोगों की लगी रहती है सरकार से कि कहीं ना कहीं इस जो महंगाई का मुद्दा है, महंगाई से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो आम लोगों के जीवन में असर डालती हैं, तो बिल्कुल ही केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से बात की गई कि जिस प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को भी हमने देखा और उस दौरान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को डिफीट करके सत्ता में बैठी थी, उस तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई तरह के मुद्दे थे, कई तरह की जन समस्याएं थी जिनको उन्होंने कोट किया था और अपने घोषणा पत्र में उन मुद्दों को शामिल किया था। उन मुद्दों में सबसे पहला प्रमुख मुद्दा था महंगाई का। और महंगाई पर अगर आज हम बात करते हैं और आज का दृश्य देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भी राजनेता है जो खुलकर बात करना नहीं चाहता है। तो ये क्यों नहीं चाहता है और क्या इसकी वजह हो सकती है, ये भी एक अपने आप में सवाल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और महंगाई का जिक्र हम इसलिए बार बार करते हैं क्योंकि कोरोना के दौरान कई लोग बेरोजगार हो गए, कई परिवार की जो है रोजी रोटी चली गई और वो परिवार जो है पलायन करने पर मजबूर हो गए। जो दूसरे राज्यों में लोग जाते हैं, जैसा कि उस दृश्य हमने देखा था दिल्ली में, जिस तरीके से कोरोना के दौरान एक भगदड़ का आलम देखने को मिला था जिसमें सबसे ज्यादा संख्या थी बिहार के लोगों की, उत्तर प्रदेश के लोगों की। जिस तरीके से उन्होंने पलायन किया वो अपने आप में एक चिंता का विषय था। और क्या वो जितने लोगों ने जितनी संख्या में पलायन किया वो उतनी ही संख्या में वापस क्या उनको रोजगार मिल गया, इस पर भी जो है सोचने वाली बात है और इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। तो निश्चित ही तौर पर महंगाई को कम करने के लिए सरकार को कोई ना कोई मजबूत कदम उठाना चाहिए। तो आज हमने बात की दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आज हमारी जो नजर है वो लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ में। दर्शकों को बताना चाहते हैं कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई वो तमाम खबर हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर उन खबरों को भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।